एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो कंपटीशन था एक काफ़ी ज़्यादा अलग लेवल पे पहुंच चुका था, क्योंकि इस कंपटीशन के अंदर हमें देखने के लिए मिलता है ब्रांड जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल वॉरियर अब तक समझा जा रहा था, उसने अपने आप को साबित कर चुका होता है, क्योंकि यहाँ पर उसके सामने काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लेवल के मोस्टर होते हैं और वो काफ़ी तेज़ी के साथ में भागते हुए उसी की तरफ आ रहे थे उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर इस वॉरियर की पावर का अंदाज़ा में जब होता है जब वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और स्वॉर्ड उठाने के बाद एक बार से ही वो एक मोस्टर को इतने सारे स्लैश अटैक करता है कि वहीं पर उसकी डेथ हो गई थी और फिर वो सारे मोस्टर को एक एक करके ऐसे ही मारे जा रहा होता है। इवन वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर उनको ऐसे ख़त्म करता है कि यहाँ पर उसके लिए शायद से इनको ख़त्म करना उसके लिए सब्जी काटने जैसा आसान हो। सारे ही लोग अब स्क्रीन पे देख रहे थे ब्रांड की परफॉर्मेंस को और सभी हैरान होते हैं, क्योंकि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये जो ब्रांड होता है उसने सेकंड ट्रायल को भी पूरे तरीके से पास कर लिया था। इवन अब उसके सामने काफ़ी ज़्यादा खतरनाक 9 हेडेड पाइथन आ जाता है और ये जो पाइथन था ये साइज़ में तो बड़ा था ही, लेकिन वैसे भी बहुत ही ज़्यादा ह्यूज होता है। लेकिन अगेन ब्रांड अपनी शानदार परफॉर्मेंस हमें यहाँ पर दिखाता है, उसकी फाइटिंग की स्किल्स वाकई में काबिल तारीफ थी। उसने सिर्फ कुछ ही देर के अंदर यहाँ पर इस पाइथन को ऐसे काटना शुरू कर दिया था जैसे कि शायद से सब्जी काट रहा हो, और हमें देखने के लिए मिलता है कि धीरे धीरे करके उसके सारे हेड्स को काटता जाता है। इवन वो इतनी ज़्यादा फास्ट था कि उसकी मूव्स भी नज़र नहीं आ रही थी, सिर्फ पाइथन के हेड कटते हुए नज़र आ रहे होते हैं। और वो हेड को भी कुछ ऐसे नहीं काट रहा था कि सिर्फ हेड ही काट देता, बल्कि यहाँ पर इसके काफ़ी ज़्यादा टुकड़े टुकड़े कर रहा होता है। सारे लोग अगेन स्क्रीन पे देख के अपना सर पकड़ लेते हैं और कह रहे थे कि वाकई में ये वाली फाइट जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल की थी। और तभी उनमें से एक बंदा कह रहा था कि ये पहला ऐसा है जिसने यहाँ पे 7 टावर को पूरा कंप्लीट कर लिया है और सबसे पहले फर्स्ट पोजीशन को हासिल किया है। इवन बाकी सारे लोग जो है वो यहाँ पर अभी भी नहीं आ पाए, लेकिन फिर भी ये सबसे पहले 7th फ्लोर पे आ गया है। ये वाकई में बहुत बहुत ज़्यादा ही पावरफुल पर्सन होगा। तभी वहाँ पर एक और लड़की भी खड़ी थी और कह रही होती है कि हाँ, ऐसा लग रहा है कि जो सेकंड प्लेस है वो तो बहुत ही ज़्यादा दूर रह गया है, क्योंकि बाकी सारे लोग तो अभी भी अपनी फाइटर की उलझन के अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन ये बंदा वाकई में बहुत ही ज़्यादा फास्ट निकला। जिसके बाद यहाँ पर वो ये कहने लग जाता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, अभी बाकी सारे लोग तो 3rd टावर पर ही टकरे में हैं और ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ये जो रोंगजुन है ये भी वाकई में अच्छा करेगा। तभी वो लड़की कहने लग जाती है कि हाँ ये तो रोंगजुन है जिसने हमारी हेल्प की थी यूनिवर्स किंगडम के अंदर चुपके से यहाँ पर आने की। और तभी वो यहाँ पर लुओ फेंग को भी स्क्रीन के ऊपर देख रहे थे और कह रहे होते हैं कि लुओ फेंग इसके और रोंगजुन के बीच में भी काफ़ी बड़ा सा गैप है। हालांकि तभी हमें वो बंदा गैलिस भी देखने के लिए मिलता है जो कि अपने ओपोनेंट को मार रहा था और फेंग भी देखने के लिए मिलती है। लुओ फेंग भी यहाँ पर फाइट कर रहा होता है और साथ ही ब्रांड भी, ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल पे फाइट कर रहे होते हैं। और तभी हमें वो लॉर्ड दिखाया जाता है जो कि स्क्रीन के पास में खड़ा हुआ था और इन सभी के परफॉर्मेंस को वो देख रहा होता है, साथ ही अपनी प्रिडिक्शन भी लगा रहा था और कह रहा होता है कि अगर मैं लास्ट ईयर के हिसाब से इन सारी चीज़ों को कंपेयर करूँ तो फिर मुझे लगता है कि इस बार के जो ग्रुप है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लेवल के हैं। और वो यहाँ पर स्क्रीन पर देखते हुए काफ़ी ज़्यादा शॉक भी हो गया था और कह रहा होता है कि जो वॉर है वो ह्यूमंस और फॉर्चून रेसिस के बीच में है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक और लॉर्ड उससे बातें करने लग जाते हैं और कह रहे थे कि इवन इस पॉइंट पे अगर थोड़ी बहुत भी स्ट्रेंथ अगर अफेक्ट करेगी तो पूरे का पूरा एंटायर क्लैन जो होगा उसके ऊपर असर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी भी स्ट्रेंथ का कम होना ये दर्शाएगा कि पूरा का पूरा क्लैन ही किस तरीके से है। जिसके बाद वो ये भी कहने लग जाते हैं कि ये जो जीनियस कंपटीशन का सिलेक्शन होने वाला है ये कोई असेसमेंट भर नहीं है बल्कि इससे ज़्यादा है। और वो ये कहने लग जाते हैं कि ऑल्सो फ्यूचर की जो एथनिक वॉर होंगी उसके अंदर भी यहाँ पर जो सिलेक्टेड क्वालिफाइड फाइटर्स हैं उनको इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। और यहाँ पर वो ये भी कह रहे होते हैं कि इनको इसी वजह से वैरायटी ऑफ डिफरेंट एनिमीज़ को फेस करना है जिससे कि इनकी पावर का अंदाज़ा लग सके। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लुओ फेंग जो था वो आकर अपने अगले फ्लोर पे आ जाता है और तभी वो देखता है कि यहाँ पर धीरे धीरे करके कोई तो लाइट एक्टिवेट हो रही है। असल में कोई लाइट नहीं थी बल्कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पपेट होते हैं जो कि 5th टावर के ऊपर मौजूद थे। और जैसे ही लुओ फेंग अपनी आर्मामेंट को निकालता है तभी यहाँ पर धीरे धीरे करके रोशनी उजागर होने लग गई थी और हमें पता चलता है कि इस 5th फ्लोर के ऊपर 100 मैकेनिकल पपेट्स हैं जिनको लुओ फेंग को ख़त्म करना होगा। और हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग इनके सामने खड़ा हुआ कोई खिलौना भरी लग रहा था, बल्कि ये ऐसा लग रहे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ह्यूज और लुओ फेंग बहुत ही ज़्यादा छोटा सा इनके सामने नज़र आ रहा होता है। जैसे ही ये राउंड स्टार्ट होता है वैसे ही वो लुओ फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे आ गए थे, बट फॉर्चुनेटली लुओ फेंग के पास में उसकी शील्ड थी। अगर ये शील्ड यहाँ पर ना होती तो फिर ये लोग तो कुछ ही वक्त के अंदर लुओ फेंग को मसल के रख देते। लेकिन अब यहाँ पर धीरे धीरे करके वो लुओ फेंग के ऊपर चारों ही तरफ से अटैक कर रहे थे, क्योंकि 100 पपेट होते हैं तो यहाँ पर लुओ फेंग अकेला थोड़ा यहाँ पर हल्का पड़ रहा था। बट हमें देखने के लिए मिलता है लुओ फेंग वहाँ का ही काफ़ी करेजियसली फाइट कर रहा था। और इसके करेज की बात इस बात से आप नोटिस कर सकते हो कि जब यहाँ पर ये फाइटर्स उसको फिस्ट के थ्रू हिट कर रहे हैं तो लुओ फेंग भी अपने फिस्ट से ही इनको कड़ी टक्कर दे रहा है। इवन
लेकिन दो जो पापेट होते हैं वो लुओ फेंग को अपनी अपनी फिस्ट के बीच में पूरे तरीके से यहाँ पर मसलना चाहते थे, लेकिन लुओ फेंग अपनी पावर शो करता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अपने शोल्डर के थ्रू इन्हें पीछे को हटाने लग जाता है, एक हाथ से एक पपेट को, दूसरे हाथ से दूसरे पपेट को। ये वाकई में काफी ज्यादा शानदार सीन होता है जहाँ पे वो पपेट्स को पीछे हटा देता है, बट पपेट उसे छोड़ ही कहाँ रहते, वो एक बार फिर से आ जाते हैं, लुओ फेंग को पकड़ लेते हैं, बट लुओ फेंग अपनी क्लाउड वेन का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही उसको जकड़ता है और फिर उसके बाद खुद को उसकी पकड़ से आजाद भी करवा लेता है। अब लुओ फेंग धीरे धीरे करके इन पपेट्स की छुट्टी करना शुरू करता है, क्योंकि सारे ही चारों तरफ से लुओ फेंग को सिर्फ और सिर्फ अपने फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए ही मार रहे थे और लुओ फेंग यहाँ पर काफी कोशिश कर रहा होता है। दूसरी तरफ ब्रांड को देखता है जो कि अपने सामने आने वाले ओपोनेंट्स को इतनी आसानी से चकनाचूर कर दे रहा था कि पता ही नहीं चल रहा होता कि भाई साहब ओपोनेंट को मार रहा है या फिर मजाक कर रहा है। और दूसरी तरफ हम रोंगजुन को भी देखते हैं, रोंगजुन भी अपने सामने आने वाले इन पपेट्स को काफी अच्छे से हैंडल कर रहा था। सबसे ज्यादा स्ट्रगल जो इस फ्लोर पे नजर आ रहा है वो स्पेशली लुओ फेंग का ही नजर आ रहा है, क्योंकि लुओ फेंग को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है इन पपेट को खुद से दूर हटाने में। बट गैलिस की हालत भी कुछ खास ठीक नहीं थी, वो तो सांस भी काफी ज्यादा हाफ हाफ के ले रहा होता है। हालांकि तभी लुओ फेंग को ही वापस से दिखाया जाता है जहां पर वो लोग काफी ज्यादा पावर का इस्तेमाल करते हुए लुओ फेंग के ऊपर कुछ एनर्जी बीम के थ्रू अटैक करते हैं, लेकिन लुओ फेंग शील्ड से खुद को बचाने में कामयाब हो गया था, लेकिन उसके बाद वो दूसरी तरफ से फिस्ट के थ्रू भी अटैक कर रहे होते हैं। लुओ फेंग तुरंत ही चिल्लाता है, फिर उसके बाद ऊपर को हट गया था और अब जैसे ये पपेट्स जो होते हैं एक एक तरफ से लुओ फेंग को घेरने की कोशिश कर रहे थे और उसको मारने वाले होते हैं, तभी लुओ फेंग अपनी आर्मामेंट को निकालता है, गोल्डन हॉर्न बहमूद की पावर का इस्तेमाल करते हुए काफी ज्यादा खतरनाक अटैक लुओ फेंग करता है। उसके बाद हमें मास दिखाया जाता है जहां पर लुओ फेंग आके अब खड़ा हो गया था और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर लुओ फेंग भी काफी ज्यादा हाफ रहा होता है। लेकिन जैसे यहाँ पर लुओ फेंग स्टार के अंदर आता है, क्योंकि उसका प्रीवियस राउंड तो कंप्लीट हो गया, तो जब लुओ फेंग इस राउंड पे आता है तभी लुओ फेंग को कुछ काफी ज्यादा अजीब सी फीलिंग आने लग जाती है, क्योंकि लुओ फेंग को समझ नहीं आ रहा था कि ये जगह क्या है। तभी लुओ फेंग खुद से ही कहने लग जाता है कि आखिर मुझे इतना ज्यादा स्ट्रेंज क्यों फील हो रहा है, और ये फीलिंग काफी ज्यादा अजीब भी है। जिसके बाद यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो 7th जर्ग नेस्ट है ये भी एक ट्रायल टार ही है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर लुओ फेंग जैसे ही उसे देखता है उसे कुछ तो याद आने लगा था। जैसे ही उसे हिट होता है तो लुओ फेंग समझ गया था कि ये तो नेशनल मॉन्यूमेंट है, और साथ ही उसे रियलाइज होता है कि ये तो किसी चीज से काफी ज्यादा फैमिलियर है। और लुओ फेंग कहता है कि ये तो यहाँ पे जर्ग हाईवे है, और जैसे ही यहाँ पर लुओ फेंग को ये समझ आता है तभी वो कह रहा था लेकिन फिर ये अर्थ पे अपीयर क्यों हुआ था। जिसके बाद हमें यहाँ पर एक काफी ज्यादा अजीब सा और कुछ अगली सा क्रिएचर देखने के लिए मिलता है, जो कि लुओ फेंग की प्रेजेंस को फील करने के बाद तुरंत ही अब आके बैठ गया था। यहाँ पर लुओ फेंग की नजर जैसे उसके ऊपर पड़ती है, लुओ फेंग थोड़ा शॉक्ड रिएक्शन देता है, जिसके बाद ये अजीब सा दिखने वाला प्राणी काफी ज्यादा अजीब सी हलचल भी कर रहा था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके बाद तो यहाँ पे ढेर सारे यही जर्ग वॉरियर्स आ जाते हैं, और लुओ फेंग इन सारे जर्ग वॉरियर को देख रहा था। तभी वो समझ जाता है कि अब वो चारों ही तरफ से यहाँ पर ट्रैप्ड हो चुका है, और वॉरियर भी कुछ पावरफुल लग रहे थे, और यहाँ पर लुओ फेंग की हालत भी थोड़ी खराब होती हुई नजर आ रही होती है। जिसके बाद जैसे ही लुओ फेंग इन्हें देखता है तो लुओ फेंग की आंखें कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी हो गई थी, और यहाँ पर जैसे ही जर्ग वॉरियर लुओ फेंग के ऊपर अटैक करते हैं तभी लुओ फेंग यहाँ से खुद को बचाने के लिए थोड़ा साइड में को हो जाता है, और जैसे ही उनका महा वॉरियर सामने आता है तब लुओ फेंग थोड़ा पीछे को हटता है उसके प्रेशर से। और हमें देखने के लिए मिलता है कि इनके पास में अपने खुद के कुछ विंग्स भी हैं, और इसी वजह से काफी ज्यादा खतरनाक पावरफुल वॉरियर्स हैं। और यहाँ पर सारे के सारे वॉरियर्स लुओ फेंग के सामने ही आकर खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद वो यहाँ पे कुछ साउंड वेव भी प्रोड्यूस कर रहे थे। ये इनकी एक एबिलिटी है जिससे कि काफी ज्यादा खतरनाक तरीके का साउंड भी निकाल सकते हैं। अब जैसे ही यहाँ पर चिल्ला रहे थे तभी लुओ फेंग भी यही सोच रहा होता है कि इन्होंने तो मेरे कान के पर्दों को ही खराब कर दिया है। जिसके बाद यहाँ पे लुओ फेंग के कान उजाड़ने के बाद अब ये लुओ फेंग के सामने ही खड़े हुए थे, और लुओ फेंग भी इन्हें गुस्से से देख रहा होता है, क्योंकि अब ये सारे के सारे आगे बढ़ रहे थे अटैक करने के लिए चारों ही तरफ से। इतने ढेर सारे जर्ग वॉरियर आ चुके होते हैं, लुओ फेंग को तो इमीडिएटली अपना आर्मामेंट निकालना पड़ता है, और अभी इसी आर्मामेंट का इस्तेमाल करते हुए लुओ फेंग चारों ही तरफ से इन्हें धो रहा था। लेकिन फिर भी लुओ फेंग यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा होता है कि आखिर इनको हैंडल कैसे करना है, क्योंकि ये मात्रा में तो इतने सारे थे कि इनको काउंट भी नहीं किया जा सकता। जिसके बाद लुओ फेंग उस बड़े वाले वॉरियर के ऊपर एक काफी शानदार अटैक करता है, और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग अपने क्लोन फॉर्म को भी यहाँ पर समन कर लेता है, क्योंकि अकेले उसके बस की बात तो नहीं थी इतने सारे जर्ग वॉरियर को हैंडल करना। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी आर्मामेंट की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और सारी पावर का इस्तेमाल करते हुए लगातार जर्ग वॉरियर को अब ऐसे धो रहा होता है जैसे कि कोई बात ही नहीं। लेकिन इन वॉरियर के पास में कुछ अजब सी पावर थी। वो वॉरियर यहाँ पे कुछ अजीब ही तरीके के वूम बने हुए थे, और हमें देखने के लिए मिलता
मिलता है कि इनके अंदर से कुछ तो बाहर निकल रहा होता है। असल में इनके अंदर भी ये वॉरियर मौजूद होते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि वॉरियर जैसे ही इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि हम लोग मात्रा के अंदर कम हो रहे हैं तो अपने साथ ही वॉरियर को भी बुला लेते हैं, जिससे कि मात्रा में ये लोग और भी ज्यादा हो जाए और लुओ फेंग के ऊपर आसानी से अटैक कर सके। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग ने अपनी आर्मामेंट यानी कि अपने उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों के ऊपर काफी शानदार अटैक किया था, लेकिन ये वॉरियर ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि यहाँ पर उस पावर को यानी कि उस नीडल वाली फॉर्म को ही अपने हाथों से पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। लुओ फेंग समझ जाता है कि अब तो ये भूखे भेड़िए हो चुके हैं और वो किसी भी हालत में लुओ फेंग को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जिसके बाद वो सारे के सारे लुओ फेंग की तरफ कोई आगे आ रहे थे, लेकिन तभी लुओ फेंग अपनी क्लाउड वेन का इस्तेमाल करने लग जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए लुओ फेंग खुद को क्लाउड वैन बॉल के अंदर कैद कर लेता है। जिसके बाद ये ज़र्ग वॉरियर एक एक करके अटैक कर रहे थे, लेकिन ये मात्रा में बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से लुओ फेंग को भी अपनी काफ़ी पावर का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। हालांकि जब से लुओ फेंग की क्लाउड वैन अपग्रेड हुई है तब से तो लुओ फेंग के लिए एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट बन के सामने आई है और जिस तरीके से लुओ फेंग को सपोर्ट करती है उसकी पावर का अंदाज़ा आज हमें देखने के लिए मिला है। ये सारे के सारे वॉरियर्स ऐसे इकट्ठा हो रहे थे जैसे कि बीज गैदर होती है अपने छत्ते के अराउंड में, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये सारे के सारे बिल्कुल वैसे ही लग रहे होते हैं एग्जैक्टली। और इनकी पावर का अंदाजा तो आपको पता ही है कि कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अभी इन क्लाउड वेन को वो हटाने की कोशिश कर रहे थे। लुओ फेंग नोटिस कर लेता है कि वॉरियर अब धीरे धीरे करके उसकी क्लाउड वेन का सामना कर रहे हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो जो सबसे ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग वॉरियर था वो तुरंत ही उन वेन्स को हटा देता है और फिर उसके काफ़ी ज़्यादा जोर से लुओ फेंग के ऊपर चिल्ला रहा था। लुओ फेंग ने अपनी आर्मामेंट की सेकंड फॉर्म को समन कर रखा था, जिसकी वजह से वो इनको धीरे धीरे करके ख़त्म भी कर रहा होता है, लेकिन अगेन वो वापस से आते जा रहे होते और उसके बाद हमें अगेन एक एम्ब्रियो दिखाया जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि धीरे धीरे करके वो ओपन भी हो गया था और उसके अंदर एक काफ़ी ज़्यादा अजीब सा क्रिएचर भी हमें देखने के लिए मिलता है। लुओ फेंग जैसे ही उस चीज़ को देखता है वो अगेन अलर्ट हो जाता है कि आखिर ये चीज़ है क्या, बट असल में ये चीज़ जो भी थी बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टिंग वे में ये बाहर को आकर खड़ी होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि ये एक लेडी थी और ये ज़र्ग क्वीन होती है और देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब सी और कुछ गंदी सी ही लग रही होती है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो आके उस जगह पर बैठ जाती है और फिर तुरंत ही अपने विंग्स को ओपन भी करती है। लुओ फेंग तुरंत ही उन सारे ज़र्ग वॉरियर को ख़त्म करता है और उसके बाद वो अपने सामने देख रहा था कि ये तो यहाँ पर ज़र्ग क्वीन मौजूद है और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर काफ़ी सारी आइज़ भी उसकी बॉडी के अराउंड आ गई थी, जिसकी वजह से उस वो और भी ज़्यादा डिस्गस्टिंग टाइप लग रही होती है और अब उसका अपग्रेडेशन भी हो चुका था। लुओ फेंग उसे देख ही रहा था, उसे चारों ही तरफ से अपना नाम सुनाई दे रहा होता है, लेकिन लुओ फेंग अभी यहाँ पर इस चीज़ से निकलने की कोशिश करता। इससे पहले ही वो यहाँ पर उसके एक इल्यूजन के अंदर फंस गया था जहाँ पर ज़र्ग क्वीन के हाथों के बीच में लुओ फेंग होता है। जिसके बाद अब हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग अब डायरेक्टली उस जगह पर आ गया था जहाँ पर जिस दिन उसकी शादी हो रही थी और यहाँ पर ये इल्यूजन होता है जहाँ पर लुओ फेंग घबरा रहा था। तभी शूशिन उससे पूछने लग जाती है कि लुओ फेंग आखिर तुम्हें क्या हो गया है। जिसके बाद लुओ फेंग वापस से इस मोमेंट को एंजॉय करने लग जाता है। वो अब शूशिन का हाथ पकड़ लेता है, उसके हाथ में वो रिंग पहनाता है। रिंग सेरेमनी भी कंप्लीट हो गई थी और शूशिन उसे काफ़ी प्यार से देख रही होती है और वो आगे बढ़ रही थी लुओ फेंग को किस करने के लिए। लुओ फेंग भी खुश होते हुए उसको किस करने ही वाला था, लेकिन ऑलमोस्ट वहाँ पर गोल्डन हॉर्न बहमूद की अवेयरनेस की वजह से लुओ फेंग बच जाता है और वो देखता है कि ये तो एक इल्यूजन था और ये सारे के सारे ज़र्ग वॉरियर ऑलमोस्ट उसको खाने ही वाले थे। लेकिन लुओ फेंग अपनी आर्मामेंट का इस्तेमाल करते हुए इस बार बच गया था और हमें वापस से वही ज़र्ग क्वीन दिखाई जाती है। लुओ फेंग उसे जैसे ही देख रहा था और यहाँ पर उसके हेड के ऊपर जो सिग्नल था उसके थ्रू वो समझ जाता है कि यहाँ पर सारे ज़र्ग वॉरियर उसको काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेडली फॉलो करते हैं। वो सारे के सारे वहीं पर आ गए थे और अब बस उसके हुक्म का पालन कर रहे होते हैं। जिसके बाद वो इशारा करती है लुओ फेंग को मारने के लिए, तो वो सारे के सारे अंधों की तरह चले जाते हैं लुओ फेंग को मारने और हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग कह रहा था कि मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए बबाता का सहारा लेना ही होगा और अपने क्लोन फॉर्म में लुओ फेंग यहाँ पर आ जाता है। बबाता अतुका के साथ बैठी हुई थी और हंसी मजाक कर रही होती है। तभी लुओ फेंग उसके पास आ जाता है। लुओ फेंग जैसे ही वहाँ पर आया था बबाता भी समझ जाती है कि भाई साहब मसला बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही लुओ फेंग उससे पूछ रहा था कि आखिर ये 31 नेशनल मोन्यूमेंट की स्टोरी क्या है, मुझे इसके बारे में जल्दी से बता दो। तभी यहाँ पर बबाता को उस मोन्यूमेंट के बारे में याद आ जाता और बबाता थोड़ी सीरियस हो चुकी थी। हालांकि अतुका तो अभी भी उसके साथ खेलने के मूड में था, लेकिन वो तुरंत यहाँ पर बता देती है कि वो जो लेडी तुम्हारे सामने वो ज़र्ग मदर है। जिसके बाद लुओ फेंग और भी ज़्यादा चुकन्ना हो जाता है और यहाँ पर लुओ फेंग को समझ में आ गया था कि वो कितनी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर अब फंस चुका है। जिसके बाद वो ये बता रही होती है कि जो मास्टर बैटलफील्ड का है वो ह्यूमन टेरिटरी के अंदर आ गया था और फिर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके की फाइट भी हुई थी।
जिसके साथ ही उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। और यहाँ पर ये जो मोर्टल्स थे मैनकाइंड, उन्होंने यहाँ पर इस ज़र्ग नेस्ट को भी हासिल करने की कोशिश की थी। वो बस किसी भी हालत में इस ज़र्ग नेस्ट को हासिल करना चाहते थे और इसी वजह से वो बहुत ही बुरे तरीके से इंजर्ड भी हो गया। हमें देखने के लिए मिलता है कि इसी बीच पूरा का पूरा एक प्लेनेट ही तबाह हो जाता है, लेकिन उसने उस ज़र्ग को बचाने के लिए तुरंत ही उसे सीक्रेटली अर्थ के ऊपर छोड़ दिया। जिसके बाद ये सुनने के बाद तो लुओ फेंग और भी ज़्यादा हैरान हो जाता और कह रहा था कि अच्छा, और ऐसा लग रहा है कि कुछ तो लोग हैं जो कि इसकी इमोर्टल बनने की लालसा में इस चीज़ को हासिल करना चाहते हैं। तो फिर नोलान हिल फैमिली ने इस चीज़ के ऊपर कोई भी एक्शन क्यों नहीं लिया, क्योंकि इस चीज़ में तो सबसे ज़्यादा आगे नोलान हिल फैमिली को ही होना चाहिए था। फिर तो तभी यहाँ पर बबाता कह रही थी कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन अतुका की हिडन कॉन्शियसनेस के अंदर मैंने ये चीज़ के बारे में पता लगा है कि जो डाटा इसके अंदर मौजूद है उसके हिसाब से ये जो नोलानसन माउंटेन के लोग हैं उन्होंने भी इस नेस्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा क्लोजली ध्यान दिया था। लुओ फेंग उन्होंने इसको काफ़ी ध्यान से ऑब्जर्व किया और वो समझ गए थे कि ये जो चीज़ है वो वाकई में बहुत ही ज़्यादा काम की है। लेकिन तुम्हें पता है वो इसके क्लोज क्यों नहीं आए, क्योंकि वो इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा आसानी के साथ में समझ गए थे कि ये जो स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन इसके ऊपर लगा हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है और वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे इन लोगों के साथ में, जिसके चलते उन्होंने इस चीज़ को टच तक नहीं किया। और अब जैसे ही लुओ फेंग बबाता के मुंह से ये बात सुनता है तो वो और भी ज़्यादा सीरियस हो गया था इस टॉपिक को लेकर और कह रहा होता कि अगर नोलानसन हिल फैमिली इस ट्रीजर की वजह से यहाँ पर इतना बड़ा कदम अपना पीछे ले रही है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि बाकी सारे लोग भी इस चीज़ को हासिल करना चाहते होंगे। तभी बबाता कहने लग जाती है कि ऑफकोर्स इसे हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि अगर उसे वापस से इस चीज़ के बारे में पता चला तो फिर ये लोग वापस आएंगे उस चीज़ को हासिल करने के लिए। लुओ फेंग ये सुनने के बाद तो लुओ फेंग और भी ज़्यादा चौकन्ना हो जाता है, क्योंकि ज़र्ग क्वीन की और इसका कैरेक्टर देख के लुओ फेंग समझ गया था कि अगर इसकी नज़र धरती के ऊपर पड़ गई तो भाई साहब ये तो हमारे धरती के ऊपर जाके बहुत ही ज़्यादा तबाही मचाएगी। जिसके बाद यहाँ पर वो ये भी समझ जाता है कि अब धरती को इस बंदी से बहुत ही ज़्यादा बड़ा खतरा होने वाला है, क्योंकि जो ज़र्ग वॉरियर्स हैं वो नंबर्स में बहुत ही ज़्यादा है और यहाँ पर ही अपने ओपोनेंट को बहुत ही बुरे तरीके से सबक भी सिखा सकते हैं। लुओ फेंग को अब इसी चीज़ का डर सता रहा होता है कि न जाने अब आगे क्या होगा। जिसके बाद लुओ फेंग इस जगह पर तो मौजूद होता है, लेकिन दूसरी साइड पे वो फाइट भी कर रहा था और ये फाइट बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव मूड में आ जाती है। तभी लुओ फेंग यहाँ पर पूछने लग जाता है कि आखिर इस ज़र्ग क्वीन को मैं किस तरीके से एलिमिनेट कर सकता हूँ। तभी यहाँ पर बबाता बेहोश होने का नाटक करते हुए ये कह रही होती है कि भाई साहब इसे आप क्या यहाँ पर मास्टर भी हमारे से ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अटूका भी लुओ फेंग के पीछे आकर खड़ी हो गई थी, जिससे कि लुओ फेंग को काफ़ी गुस्सा आ रहा होता है। लुओ फेंग कह रहा था कि अर्थ के लिए एक बॉम्ब बन के सामने आ सकती है और कह रहा था कि अगर अगर वो एम्ब्रियो अगर वो हरकत में आए तो फिर क्या होगा। तभी यहाँ पर बबाता कह रही होती है कि भाई साहब क्या आपने ट्रायल टार के अंदर नहीं देखा है कि आखिर अभी आपके साथ में क्या हो रहा है, तो फिर जब उसे पता चल जाएगा इस सब चीज़ों के बारे में तब क्या हो सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग वापस से बैटल फील्ड के अंदर आ गया था और लुओ फेंग यहाँ पे खड़े होकर अपने ओपोनेंट को देख रहा होता है जो कि काफ़ी तेज़ी के साथ उसकी तरफ को बढ़ रहे थे। अब दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर ये लोग ब्रांड के परफॉर्मेंस को देख रहे थे जिसने अपने 7 ट्रायल टावर पे आ गया होता है। और साथ ही अब यहाँ पर जो लोड होते हैं वो ये कह रहे होते हैं कि वैसे रोंगजुन और उका जो है वो भी जीनियस हैं, लेकिन अभी भी फिलहाल वो इतने अच्छे से अपना काम नहीं कर पा रहे। फिर भी वो लगातार आगे तो जा ही रहे हैं। लेकिन तभी इस लोड को देखते हैं जो कि ये कह रहा था कि रैंकिंग के हिसाब से देखें तो लुओ फेंग तो अभी तक अपनी जगह पर स्थिर है, ये बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा। तभी यहाँ पर जैसे वो इसे इशारा करते हैं तो लॉर्ड इन्फॉर्मेशन निकालने चले गए थे लुओ फेंग के बारे में कि आखिर लुओ फेंग क्या कर रहा है। जिसके बाद जैसे वो इन्फॉर्मेशन निकालते तो वो उन्हें स्क्रीन पे पता चलता है कि लुओ फेंग की फाइट जो चल रही है वो ज़र्ग क्वीन के साथ में चल रही है और लुओ फेंग उसको फेस कर रहा है। वो ये भी बता रहे होते हैं कि जो मेंटल पावर है वो काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मल है। तभी वो कहने लग जाते हैं कि अच्छा तो फिर इस एबनॉर्मल फिनोमिना के बारे में तुम ज़रा और पता करो। जैसे ही वो इसके बारे में पता करने लग जाता है तो हमें देखने के लिए मिलता है कि वो एक बड़े एरिया के ऊपर इस सिस्टम को लगाकर दिखा रहा होता है कि बीते 50,000 सालों के अंदर ये जो 3 एबनॉर्मल फिनोमिनन उससे रिलेटेड है। और साथ ही वो ये भी कह रहा था कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के बाद में अब जो 2 सर्वेज हमने फाउंड आउट किए हैं उसके बारे में बता रहा होता है। अब हमें देखने के लिए मिलता है कि वो समझ गया था कि ये जो ज़र्ग क्वीन है ये बाहर से एक घुसपैठी के रूप में यहाँ पर आई है। जिसके बाद तो वो तुरंत ही कहने लग जाते हैं कि कानबो सिस्टम को तुरंत ही चेक करने के लिए इसके बारे में इन्फॉर्मेशन भेज दो। जिसके बाद वो कुछ इसके बारे में सोच रहे थे और काफ़ी सीरियस हो रहे होते हैं ज़र्ग क्वीन के बारे में सोचने पर। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि लुओ फेंग भी ज़र्ग क्वीन के ऊपर हमला करने के बारे में सोच रहा था, लेकिन कह रहा होता है कि जो वॉरियर्स हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और यहाँ पर ये टारगेट बन के लगातार आगे को आ तो रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें कितना ही मारने की कोशिश क्यों ना कर लूँ लेकिन इनके पास में वापस से रीजनरेट होने की पावर है। जिसके बाद लुओ फेंग कह रहा होता है कि मेरे पास में सिर्फ थोड़ा सा ही टाइम है, मुझे सही वक्त निकालना होगा और यहाँ पर इन लोगों की स्पीड से ज़्यादा तेज़ स्पीड करनी होगी। इनमें से एक सोल्जर है जो कि यहाँ पर पावर प्रोवाइड करता है ज़र्ग क्वीन के लिए बाहर का एक कवच बनाने के रूप में, और अगर उस वक्त मुझे मौका मिल जाए इसके ऊपर अटैक करने का तब मैं इस बैटल को अपने फेवर में कर सकता
सकता हूँ। लुओ फेंग यहाँ पर सारी वॉरियर को लगातार मारता जा रहा होता और काफ़ी तेज़ी के साथ लुओ फेंग उनको अटैक करके ख़त्म भी कर रहा था। लेकिन तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ये जो ज़र्ग क्वीन होती है वो किसी जगह से बाहर की तरफ को निकल के आ रही थी और जैसे ही लुओ फेंग को मौका मिलता है, लुओ फेंग तुरंत ही उसके ऊपर अटैक शूट कर देता है और वो जाके शान से उसके माइंड के ऊपर को हिट होता है। हालांकि अभी इस चीज़ के बारे में इतनी क्लैरिटी नहीं मिलती कि